लू कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्वीन कहती है, मेरा नाम क्वीन उई उई है। क्या सीनियर ब्रदर लू सेक्ट में नए हैं? फ्यूचर में आप मुझे गाइड करना। लू कहता है, ठीक है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जूनियर सिस्टर क्वीन भी सेक्ट में मेरा ख्याल रखेंगी। पिंक ड्रेस वाली लड़की कहती है, सीनियर सिस्टर क्वीन, जल्दी यहाँ से चलिए। आपने देखा नहीं सेक्ट लीडर कितना ज़्यादा गुस्से में है। वो हमें पानिश भी कर सकते हैं क्योंकि आप इंजर्ड होते होते बच गई। क्वीन अपनी मुंह फुलाते हुए कहती है, हाँ मुझे सब कुछ पता है। लू कहता है, जूनियर सिस्टर क्वीन, क्या मैं आपके नेकलेस को देख सकता हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि आपका नेकलेस मेरा एक ओल्ड फ्रेंड के नेकलेस जैसा ही है। क्वीन पूछती है, क्या ये नेकलेस? लू कहता है, हाँ, मैं सेंट्रल क्वी रीजन से हूँ। मेरा पुराना दोस्त भी ऐसा ही एक नेकलेस पहनता था। मैंने वैसा ही एक नेकलेस नॉर्थ झाओ रीजन में देखना एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या जूनियर सिस्टर क्वीन कभी भी सेंट्रल क्वी रीजन गए थे? क्वीन कहती है, मैं कभी सेंट्रल क्वी रीजन नहीं गई। ये नेकलेस तो मुझे कुछ एल्डर्स ने दिया है जो पहले ग्रैंड एफिलिएटेड कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने इस नेकलेस को सीक्रेट रियलम ऑफ काउंटलेस ट्रेजर्स की एक रूइन में से ढूंढा है। लू कहता है, सीक्रेट रियलम ऑफ काउंटलेस ट्रेजर्स, ये क्या है? इसके बाद लू उस नेकलेस को टच करता है और मन ही मन कहता है, एब्सॉर्ब। तभी लू हैरान हो जाता है और कहता है कि इतने सारे डिजास्टर पॉइंट्स। क्वीन कहती है, हाँ, जो भी ग्रैंड एफिलिएटेड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा वो सीक्रेट रियलम ऑफ काउंटलेस ट्रेजर्स में जा सकता है। वहाँ बहुत सारे एंशिएंट मैजिक आइटम्स और रेयर हार्ब्स हैं। वो पिंक ड्रेस वाली लड़की कहती है, जल्दी कीजिए सीनियर सिस्टर क्वीन। क्वीन कहती है, हाँ मुझे पता है। क्वीन कहती है, अब मैं जाती हूँ, बाद में बात करेंगे सीनियर ब्रदर लू। लू कहता है, ठीक है। लू मन ही मन सोचता है, सीक्रेट रियलम ऑफ काउंटलेस ट्रेजर्स। फिर हमें दिखाया जाता है कि लो यून सेक्ट से 30 माइल दूर एक पहाड़ पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रहा था। लू और क्वीन यून पहाड़ के एज पर खड़े हुए थे। क्वीन यून कहती है, पिछले कुछ महीनों में जब हम सेक्ट में वापस आ रहे थे तो तुमने हर 7 दिनों के बाद एक थंडर कैलामिटी को बुलाया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था। फिर भी तुम्हारा बॉडी ऑफ ग्रेट कैलामिटी मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। लू मन ही मन सोचता है, क्योंकि मैंने उसे 7 दिन के लिए एक्यूमुलेट किया था। क्वीन यून कहती है कि तुम थंडर कैलामिटी को बुला सकते हो। लगता है इस मिशन के लिए तुम्हें चूज करना मेरा बेस्ट डिसीजन है। लू पूछता है, तो अब तुम बताओ कि तुम मुझे इतनी दूर तक क्यों लेकर आई? क्वीन यून कहती है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम सीक्रेट रियलम ऑफ काउंटलेस ट्रेजर्स में जाओ और वहाँ जाकर एक कोर एरे को क्रैक करो। लू पूछता है, कोर एरे ये क्या है? क्वीन यून कहती है, जैसा कि तुम देख सकते हो इस जगह की एनर्जी डेंसिटी बहुत ही कम है। फिर भी 4 छोटे सेक्ट्स बहुत सालों से यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर एक जगह है जो एक एरे द्वारा प्रोटेक्टेड है, जिसे हम सीक्रेट रियलम ऑफ काउंटलेस ट्रेजर्स कहते हैं। सीक्रेट रियलम ऑफ काउंटलेस ट्रेजर्स बहुत सारे रिसोर्स और स्पिरिट एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन इसका एरे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो कोई भी ज़बरदस्ती इसके अंदर जाना चाहता है वो मारा जाता है। फिर हमें पता चला वो एरे 100 सालों में एक बार वीक होता है और हम गोल्डन कोर और उसके नीचे के लेवल के कल्टीवेटर्स को इसके अंदर भेज सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 ही लोगों को अंदर भेज सकते हैं। फिर हम चारों सेक्ट, लो यून सेक्ट, पुलिंग गेट, वायु पेवेलियन और युआन स्विस टीम ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम 30 साल के कम उम्र के डिसाइपल्स को एक दूसरे के साथ compete करने देंगे और
टॉप 30 स्टूडेंट्स को सीक्रेट रियलम ऑफ काउंटलेस ट्रेजर्स में 1 साल के लिए कल्टीवेट करने देंगे। लू पूछता है, तो आपने मुझे क्यों चुना? आपकी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हाई है। उस जगह मैं एक फाउंडेशन लेवल का लड़का क्या ही कर सकता हूँ। क्वीन यून कहती है, मैं लुओ यून सेक्ट में 100 सालों से हूँ। मैंने बहुत सारे तरीके अपना लिए, लेकिन मैं इस एरे को अंदर और बाहर से किसी भी तरीके से नहीं तोड़ पाया। लेकिन मैंने सेंट्रल क्वी रीजन में अचानक से तुम्हें देखा, जिसके पास बॉडी ऑफ थंडर कैलामिटी है। लू पूछता है, मेरे बॉडी ऑफ ग्रेट कैलामिटी में क्या खासियत है? ये कैसे उस एरे को तोड़ सकता है? क्वीन यून पूछती है, क्या तुम्हें पता है उस सीक्रेट रियलम का एरे कैसे काम करता है? लू कहता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि उस एरे को सीक्रेट रियलम के ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया गया है। क्वीन यून कहती है, नहीं, इस फॉर्मेशन को इसलिए लगाया गया है ताकि इस दुनिया को इमॉर्टल रियलम से अलग किया जा सके। लू हैरान होते हुए कहता है, क्या? क्वीन यून कहती है, इस दुनिया के 7 अलग अलग जगह पर इस एरे को एस्टेब्लिश किया गया है, जिन्हें हम कट ऑफ पॉइंट भी कहते हैं। ये सब कुछ अपर रियलम के इमॉर्टल्स ने किया है ताकि तुम्हारी दुनिया का कोई भी हेवनली ट्रिब्यूलेशन को नहीं बुला पाए और लेवल अप ना कर पाए। लेकिन तुम्हारी बॉडी ऑफ ग्रेट कैलामिटी अंदर से इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। लू पूछता है, तुमने अभी कहा मेरा दुनिया, क्या तुम इस दुनिया की कल्टीवेटर नहीं हो? क्वीन यून कहती है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कहना चाहती, लेकिन क्या तुम मेरी और इस दुनिया की मदद करोगे? इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लू अपने घर के अंदर एक कुर्सी पर बैठे हुए चाय पी रहा है। लू मन ही मन सोचता है, आज मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा है क्या वो सच है? जूनियर सिस्टर क्वीन की वो नेकलेस भी सीक्रेट रियलम ऑफ काउंटलेस ट्रेजर्स में से ही आया था, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए। लू कहता है, पिछले कुछ महीनों में क्वीन यून ने डेली डिजास्टर से सरवाइव करने में मेरी मदद की। इससे मेरा डिजास्टर पॉइंट 475 हो गया है, लेकिन मैं सारे डिजास्टर पॉइंट को यूज करके भी फाउंडेशन लेवल के मिडिल स्टेज में नहीं पहुंच सकता। लू कहता है, टूर्नामेंट पास आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि सीक्रेट रियलम के अंदर क्या है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे कॉम्बैट पावर को बढ़ाना चाहिए। क्या मैं अपने सारे पॉइंट्स को अपने टेक्निक्स में ऐड कर दूं? पहले मैं अपने सेलेस्टियल स्टोन्स को यूज़ करता हूं। इस मॉल में बहुत सारे ताकतवर वेपन्स हैं, लेकिन मेरे पास उनको यूज़ करने की एबिलिटी नहीं है। इस मॉल के अंदर बहुत सारे हाई और लो ग्रेड वेपन्स हैं। उनमें से सबसे लोएस्ट ग्रेड एक लो ग्रेड अर्थ लेवल वेपन है। जब तक मैं गोल्डन कोर लेवल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं उन वेपन्स को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। लू कहता है, लगता है मुझे अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोई टेक्निक को चूज़ करना चाहिए। टेक्निक को चूज़ करना वेपन्स को चूज़ करने से आसान है। लू के सामने 2 टेक्निक्स को दिखाया जाता है। लू कहता है कि मुझे फ्लाइंग थंडर टेक्निक चूज़ करना चाहिए। ये टेक्निक मेरे बाकी सारे थंडर टेक्निक के साथ मार्च होके इसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तभी लू उस टेक्निक को परचेस कर लेता है। लू के सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, आपने फ्लाइंग थंडर टेक्निक को परचेस कर लिया है। आपकी बॉडी इसे ऑटोमेटिकली सीख रहा है। तभी लू के बॉडी से बहुत ज़्यादा थंडर एनर्जी निकलता है। लू अपने रूम को तहस नहस कर देता है। लू कहता है, मेरा डेथ डिफाइनिंग सूत्र मेरे फिजिकल बॉडी की स्पीड और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, लेकिन फ्लाइंग थंडर टेक्निक मेरे बॉडी के माना को इकट्ठा करता है और अचानक से निकलता है। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरे करंट कल्टीवेशन से मैं दिन में इसे 1 और 2 बार ही यूज़ कर सकता हूँ, वरना मैं अपने कल्टीवेशन बेस को हर्ट कर लूँगा। मैं किसी दूसरे दिन इस टेक्निक को टेस्ट करूँगा। उसके बाद लू अपने मॉल में देखने लगता है
और अचानक से चौंक जाता है। लू के सामने एक तलवार को दिखाया जाता है। जुआनतियान डिवाइन स्वॉर्ड, सेलेस्टियल स्पिरिट ट्रेजर, इरोसान। ये सिर्फ एक सेलेस्टियल स्टोन का है, लेकिन इसका कोई डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। लू मन ही मन सोचता है, क्या ये हेवनली रैंक से भी ऊपर का तलवार है? क्या ये इमोर्टल रियलम से आया है? इस इरोसान का मतलब क्या है? इसका डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं है? क्या ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है? इसके नाम से ये लग रहा है कि ये कोई हाई रैंक की तलवार है, लेकिन ये इतना सस्ता क्यों है? लू कहता है, इस तलवार की कीमत 1 सेलेस्टियल स्टोन है, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 सेलेस्टियल स्टोन है। यह कहकर लू उस तलवार को खरीद लेता है। वो तलवार सिस्टम से बाहर निकल के लू के सामने आ जाता है। लू उस तलवार को टच करते हुए कहता है, तो इसका नाम है जुआनतियान डिवाइन स्वॉर्ड। तभी अचानक से वो तलवार लू के माइंड के अंदर घुस जाता है। तभी लू अचानक से एक जगह पर आ जाता है